आज हम 18वीं सदी के भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक उलझी हुई तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ पतन की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें ठहराव भी है, विरोधाभास भी हैं और साथ ही एक अनोखा तालमेल भी दिखता है। हमारा मकसद यही समझना है कि बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक विस्तार से ठीक पहले भारत का सामाजिक ताना बाना आखिर था कैसा। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये एक बहुत बड़े बदलाव का दौर था। पुराना मुगल साम्राज्य वो बिखर रहा था और नई शक्तियां उभर रही थीं। हाँ, नई शक्तियां उभर रही थीं। लेकिन इस सब के बीच आम लोगों का जीवन कैसा था? वो सोचते कैसे थे, सीखते कैसे थे और एक दूसरे के साथ उनका रहन सहन कैसा था? तो हमारे स्रोत हमें इन्हीं सवालों के जवाब खोजने में मदद करते हैं। ये एक ऐसा समय था जहां परंपराएं बहुत गहरी थीं, लेकिन समाज के भीतर कई तरह की हलचल भी थी। तो चलिए शिक्षा से ही शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि शिक्षा की उपेक्षा तो नहीं की गई, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण थी। ये शब्द थोड़ा अजीब लगता है, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि शिक्षा एक तरह से पारंपरिक थी और पश्चिम में जो तेज विकास हो रहा था उससे उसका कोई संपर्क ही नहीं था। अच्छा। जो ज्ञान दिया जा रहा था वो साहित्य, कानून, धर्म, दर्शन और तर्कशास्त्र, बस यहीं तक सीमित था। तो मतलब भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान या टेक्नोलॉजी, इन सब पर कोई ध्यान नहीं था? बिल्कुल नहीं, इन विषयों को शामिल ही नहीं किया गया था। और सबसे बड़ी बात, मौलिक विचारों को मतलब नए आइडियाज को हतोत्साहित किया जाता था। पूरी निर्भरता प्राचीन ज्ञान पर ही थी। तो फिर ये शिक्षा हासिल कौन कर रहा था और इसके केंद्र कहाँ थे? देखिए, उच्च शिक्षा के केंद्र तो पूरे देश में फैले हुए थे। हम्म। और उन्हें पैसा कौन देता था? आमतौर पर नवाब, राजा और अमीर जमींदार। हिंदू में अगर हम देखें तो उच्च शिक्षा संस्कृत पर आधारित थी। और वो ज्यादातर ब्राह्मणों तक ही सीमित रही होगी। हाँ बिल्कुल, वो ज्यादातर ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। वहीं फारसी उस समय की राजभाषा थी, तो वो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच समान रूप से लोकप्रिय थी। अब समाज की बात करते हैं। स्रोत यहाँ ठहराव शब्द का इस्तेमाल करते हैं और एक मुख्य विशेषता पर जोर देते हैं, जाति। हाँ, जाति वो हिंदुओं के सामाजिक जीवन का केंद्रीय तत्व थी। ये सिर्फ 4 वर्णों की बात नहीं है। नहीं। हिंदू समाज अनगिनत जातियों में बटा हुआ था और इस व्यवस्था ने लोगों को बहुत कठोरता से विभाजित कर दिया था। समाज में उनकी जगह स्थायी रूप से तय कर दी थी। और इसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण थे? हाँ, ब्राह्मणों के नेतृत्व में उच्च जातियों को ही सारे सामाजिक प्रतिष्ठा और विशेषाधिकार मिले हुए थे। लेकिन क्या ये व्यवस्था पूरी तरह से कठोर थी? मतलब क्या कोई अपवाद नहीं थे? क्योंकि स्रोतों में कुछ अपवादों का जिक्र भी है। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। नियम तो बहुत सख्त थे, जैसे अंतरजातीय विवाह और खानपान पर कड़े प्रतिबंध थे। लेकिन अपवाद भी थे। उदाहरण के लिए ब्राह्मण, जिनका काम पूजा पाठ का माना जाता था, वो व्यापार और सरकारी नौकरी में भी शामिल थे। अच्छा। और कई शूद्रों ने धन और सफलता हासिल की, फिर उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल समाज में अपनी जाति की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए किया। इसका कोई बड़ा उदाहरण? होलकर परिवार वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ हिस्सों में तो जाति की स्थिति काफी लचीली हो गई थी। और मुसलमानों में सामाजिक विभाजन कैसा था? क्योंकि इस्लाम में तो सामाजिक समानता का उपदेश है। बिल्कुल, उपदेश तो है, लेकिन असल में मुसलमान भी जाति, नस्ल, कबीले और दर्जे के आधार पर बटे हुए थे। शिया और सुन्नी अमीरों में अपने भेदभाव थे। जो ईरानी, अफगानी, तुरानी मुस्लिम अधिकारी थे, वो अक्सर हिंदुस्तानी मुसलमानों से खुद को अलग रखते थे, उन्हें कमतर समझते थे। और जो हिंदू इस्लाम में आए थे, उनका क्या? वो अपने साथ अपनी जाति की धारणाएं भी ले आए थे। तो जो शरीफ मुसलमान थे, यानी कुलीन, विद्वान, पुजारी, वो अजलाफ मुसलमानों को यानी निम्न वर्ग को ठीक उसी तरह नीची नजर से देखते थे जैसे उच्च जाति के हिंदू निम्न जाति के हिंदुओं को देखते थे। अब परिवार पर नजर डालते हैं। स्रोत इसे मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक बताते हैं। तो महिलाओं के लिए इसका क्या मतलब था? इसका सीधा सा मतलब था कि परिवार पर वरिष्ठ पुरुष सदस्य का ही प्रभुत्व था और विरासत भी पुरुष वंश के माध्यम से ही चलती थी। मतलब पिता से बेटे को। हाँ, हालांकि केरल में नायर समुदाय एक अपवाद था, वहां मातृवंशी व्यवस्था थी, लेकिन बाकी जगहों पर महिलाएं लगभग पूरी तरह से पुरुष नियंत्रण में थी। उनसे मां और पत्नी की भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती थी।
लेकिन इन भूमिकाओं में उन्हें सम्मान बहुत दिया जाता था, है ना? हाँ, सम्मान बहुत था। एक यूरोपीय यात्री अब्बे जे डुबोइस का एक बड़ा दिलचस्प उद्घारण है जो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बताता है। हाँ, वो लिखते हैं कि एक हिंदू महिला सबसे भीड़-भाड़ वाली जगहों पर भी अकेले जा सकती है और उसे कभी डरने की जरूरत नहीं है। ये तो आज यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल। वो आगे लिखते हैं कि युद्ध और अराजकता में भी महिलाओं के साथ शायद ही कभी छेड़छाड़ होती थी, लेकिन इस सम्मान के बावजूद महिलाओं का अपना कोई अलग व्यक्तित्व नहीं था। इसके भी तो अपवाद थे, जैसे आपने अहिल्याबाई का जिक्र किया। हाँ, बिल्कुल। इंदौर पर 1766 से 1796 तक सफलतापूर्वक शासन करने वाली अहिल्याबाई एक बड़ा उदाहरण है। और घर के बाहर महिलाओं की क्या भूमिका थी? क्या वो काम करती थीं? ये उनके वर्ग पर निर्भर था। उच्च वर्ग की महिलाएं घर से बाहर काम नहीं करती थीं, लेकिन किसान महिलाएं खेतों में काम करती थीं। और गरीब वर्गों की महिलाएं? वो तो अक्सर परिवार की आय बढ़ाने के लिए घर से बाहर काम करती ही थीं। पर्दा प्रथा ज्यादातर उत्तर में उच्च वर्गों में आम थी, दक्षिण में इसका ज्यादा चलन नहीं था। और बाल विवाह वो तो पूरे देश में प्रचलित था। जाति व्यवस्था के अलावा स्रोत दो और बड़ी सामाजिक बुराइयों का उल्लेख करते हैं। एक तो सती प्रथा और दूसरी विधवाओं की दुर्दशा। हाँ, सती प्रथा में एक हिंदू विधवा अपने मृत पति के शरीर के साथ खुद को जला लेती थी। ये ज्यादातर राजपूताना, बंगाल और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित थी। और वो भी सिर्फ कुछ खास परिवारों में। हाँ, वो भी केवल राजाओं, प्रमुखों और उच्च जातियों के परिवारों में। दक्षिण में यह प्रथा आम नहीं थी। और विधवाओं की स्थिति वो तो बहुत ही दयनीय बताई गई है। बहुत दयनीय थी, खासकर उच्च जातियों में जहां पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। उनके पहनावे, उनके आहार, उनके आने जाने, हर तरह के प्रतिबंध थे। अब थोड़ा संस्कृति की ओर बढ़ते हैं। स्रोत कहते हैं कि ये अंधकार युग नहीं था, तो कला और साहित्य में क्या हो रहा था? ये दिलचस्प है। संस्कृति भी पूरी तरह से परंपरावादी थी। मुगल वास्तुकला और चित्रकला जैसी कलाओं में गिरावट आई क्योंकि राजाओं और अमीरों का संरक्षण कम हो गया था। तो कलाकार कहाँ गए? कई चित्रकार हैदराबाद, लखनऊ, कश्मीर और पटना जैसे प्रांतीय दरबारों में चले गए। अच्छा। और साथ ही कांगड़ा और राजपूताना जैसी चित्रकला की नई शैलियों का जन्म हुआ। जयपुर शहर और उसकी इमारतें वो स्थापत्य में निरंतर जीवन शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। और संगीत तो उत्तर और दक्षिण दोनों में फलता फूलता रहा। और साहित्य का क्या? देखिए, ज्यादातर भारतीय भाषाओं में कविता जीवन से अपना संपर्क हो रही थी और थोड़ी निराशावादी हो गई थी। लेकिन ये उर्दू भाषा के प्रसार और उर्दू शायरी के जबरदस्त विकास का दौर था। मीर, सौदा, नजीर जैसे शानदार शायर इसी दौर में हुए। और क्षेत्रीय भाषाओं में? हाँ, साथ ही मलयालम, तमिल, पंजाबी और सिंधी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में भी महत्वपूर्ण साहित्यिक विकास हुआ। केरल में कथकली का पूर्ण विकास हुआ और पंजाब में वारिस शाह ने प्रसिद्ध हीर रांझा की रचना की। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। स्रोत भारतीय संस्कृति की मुख्य कमजोरी विज्ञान के क्षेत्र में बताते हैं। बिल्कुल। 18वीं सदी में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पश्चिम से बहुत पीछे रह गया। बहुत ज्यादा। हाँ, जहाँ यूरोप में एक वैज्ञानिक क्रांति हो रही थी, वहीं भारतीय मस्तिष्क परंपरा से बंधा हुआ था और लोग अंधविश्वासी थे। हमारे शासकों को भी इसमें कोई रुचि नहीं थी। उन्हें पश्चिमी हथियारों और सैन्य प्रशिक्षण के अलावा किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। टीपू सुल्तान शायद एक अपवाद थे। और स्रोतों के अनुसार विज्ञान के क्षेत्र में यही कमजोरी भारत की पराधीनता का एक बड़ा कारण बनी। इस ठहराव का एक नैतिक प्रभाव भी तो पड़ा होगा, लेकिन वो समाज के अलग अलग वर्गों पर अलग अलग तरह से पड़ा। हाँ, ये विभाजन साफ दिखता है। अमीर और कुलीन वर्ग के लोग वो अपने निजी और सार्वजनिक जीवन में पतित हो गए और अत्यधिक विलासिता में डूब गए। लेकिन इसके विपरीत आम लोग वो काफी हद तक नैतिक बने रहे। इसका कोई जिक्र है स्रोतों में? हाँ, 1821 में एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन मैल्कम ने उनकी गुणों की बहुत प्रशंसा की और एक अन्य लेखक क्रैनफोर्ड ने उनकी परोपकारिता और आतिथ्य की सराहना की। इन तमाम विभाजनों और समस्याओं के बावजूद स्रोत हिंदू मुस्लिम संबंधों की एक सरप्राइजिंगली एक आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, और ये इस दौर की एक बहुत ही स्वस्थ विशेषता थी। अमीरों और प्रमुखों की जो लड़ाइयाँ थी वो धर्म पर आधारित नहीं थी। उनकी राजनीति अनिवार्य रूप से धर्मनिरपेक्ष थी। तो देश में सांप्रदायिक कड़वाहट नहीं थी? बहुत कम थी, या कह सकते हैं कि धार्मिक असहिष्णुता बहुत कम थी। आम लोग, चाहे वो गांव में हो या शहरों में, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते थे और एक दूसरे के सुख दुख में पूरी तरह से शरीक होते थे। तो ये तालमेल रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखता था?
एक मिली-जुली हिंदू मुस्लिम संस्कृति का विकास हो रहा था। हिंदू लेखक फारसी में लिख रहे थे और मुस्लिम लेखक हिंदी और अन्य स्थानीय भाषाओं में हिंदू विषयों पर लिख रहे थे। और त्योहारों में में एक साथ खुशी-खुशी शामिल होते थे। मराठों ने अजमेर में शेख मुनीदुन चिश्ती की दरगाह का समर्थन किया। और टीपू सुल्तान का भी एक उदाहरण है। हाँ, टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर को वित्तीय सहायता दी। स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वे कहते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में विभाजन का मुख्य बिंदु धर्म नहीं था। अच्छा। एक उच्च वर्ग के हिंदू और मुस्लिम की जीवन शैली एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के हिंदू की जीवन शैली की तुलना में बहुत अधिक समान थी। मतलब वर्ग ज्यादा बड़ी पहचान थी। हाँ, इसी तरह क्षेत्र के आधार पर संस्कृति में ज्यादा समानता थी, न कि धर्म के आधार पर। तो हमने 18वीं सदी के भारत के समाज और संस्कृति की ये जो यात्रा की, ये गहरी परंपराओं, चौंकाने वाले विरोधाभासों और आश्चर्यजनक सद्भाव की तस्वीर है। जीवंत था। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। वो क्या? हमने देखा कि भारत की पराधीनता का एक मुख्य कारण विज्ञान में उसकी कमजोरी को माना गया। तो विचार करने योग्य अंतिम बात यह है, अगर सामाजिक और धार्मिक सद्भाव इतना मजबूत था जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, तो बाद की शताब्दियों में औपनिवेशिक शासन के तहत ये ताना बाना इतनी पूरी तरह से कैसे बिखर गया? ये सोचने वाली बात है। कौन से बाहरी दबाव और आंतरिक गतिशीलता इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने सह अस्तित्व की इस परंपरा को खत्म कर दिया?